हेलो बच्चों, मैं मनोज सर टॉपर क्लासेज में मनोज सर के चैनल पर मैं आप सभी को वास्तविक संख्याएं क्लास 10th के लेक्चर नंबर 2 आज बताने जा रहे हैं। आप सभी को टॉपर क्लासेज बाय मनोज सर के चैनल पर स्वागत है। तो आइए हम लोग लेक्चर 2 में वास्तविक संख्याएं का जो डिफिनेशन रह गया है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहली है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या की बात करें तो परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको हम लोग P बटा Q के रूप में व्यक्त करते हैं। अर्थात परिमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं एवं Q इक्वल टू नॉट जीरो, और Q का वैल्यू जो होता है जीरो के बराबर नहीं होता है, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे 1/2, 3/4, 0, 1, 5, -1/2, -7/3, -10। अर्थात कहने का अर्थ हुआ कि परिमेय संख्याएं धनात्मक और ऋणात्मक हो सकती हैं और पूर्णांक भी होता है। देखिए, क्योंकि 5 को क्या करते हैं, 5/1 लिख सकते हैं, 2 को क्या कर सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं। इसलिए ये संख्याएं जो होती है क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार जो होता है या तो शांत होता है या अशांत होते हैं। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा या अशांत होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अंशानी कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अंशानी भी कहते हैं। अब अपरिमेय संख्या की बात करें तो अपरिमेय संख्या का अंग्रेजी होता है इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स क्या होती हैं, तो वे संख्याएं जिन्हें हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, यानी कि वैसी संख्याएं जिनको हम लोग P बटा Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, जहाँ पे क्या होता है, P और Q जो होते हैं पूर्णांक होते हैं और Q इक्वल टू नॉट जीरो होता है, तो वैसी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे √3, √2, √5, 2√2, पाई। पाई भी क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या है। पाई भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या ही है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार जो होता है अशांत होता है। अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो अशांत होगा या अनौसानी होता है, जिसको अनावर्ती भी कहते हैं। ठीक है, जैसे √2 का मान वैल्यू कितना होता है, 1.414213 होता है, डॉट डॉट भी आगे भी होता है। √3 का मान वैल्यू कितना होता है, 1.732058 डॉट डॉट होता है। उसी पर पाई का वैल्यू कितना होता है, 3.14159265 डॉट डॉट होते हैं। तो ये सभी क्या होंगे, अपरिमेय संख्या होंगे। ये सभी क्या होंगे, अपरिमेय संख्याएं होंगे। अब आगे हम लोग चलेंगे वास्तविक संख्या के बारे में बात करें। वास्तविक संख्या रियल नंबर्स की बात करें तो रियल नंबर्स क्या होते हैं, यानी कि जब देखते हैं कि हम सभी परिमेय संख्याएं और सभी अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लेते हैं और को एक साथ लेने पर क्या होता है, जो संग्रह हमको प्राप्त होता है उसको क्या कहेंगे, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। उसको क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या। अर्थात कहने का अर्थ हुआ कि सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लेने पर वास्तविक संख्याओं का संग्रह प्राप्त होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या के रूप में भी जानते हैं। तो आगे हम लोग एल्गोरिदम के बारे में बात करें। आगे हम लोग एल्गोरिदम देखेंगे। तो एल्गोरिदम क्या होता है, एल्गोरिदम क्या होता है, तो एल्गोरिदम क्या होता है, एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने का एक चरणबद्ध प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, एल्गोरिदम कहते हैं। अर्थात क्या होता है, एल्गोरिदम जो होता है एक प्रकार की ऐसा प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होता है, जिसकी सहायता से एक विशेष प्रकार की जो समस्या हमको मिलता है उसको क्या कहते हैं, चरणबद्ध तरीके से हल करते हैं। उसी को क्या कहते हैं, एल्गोरिदम कहते हैं। अर्थात एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की चरणबद्ध प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, एल्गोरिदम के नाम से जानते हैं।
अब आगे प्रमेयिका क्या होती है? प्रमेयिका को लेमा भी कहते हैं, प्रमेयिका को लेमा भी कहते हैं। तो लेमा क्या होता है? तो लेमा जो होता है एक प्रकार का क्या होता है? सिद्ध किया हुआ कथन होता है, एक प्रकार का सिद्ध किया हुआ कथन होता है, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं? दूसरे कथनों को सिद्ध करते हैं। लेमा एक प्रकार के ऐसी सिद्ध किया हुआ कथन होता है, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं? दूसरे कथन को सिद्ध करते हैं। जैसे कह दिया जाए कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल क्या होता है? 180 होता है। ये क्या हुआ? एक सिद्ध किया हुआ कथन है, और इसकी सहायता से हम दूसरे कथन को भी सिद्ध करते हैं। तो आगे देखोगे यूक्लिड का भाग लेमा या भाग एल्गोरिदम की बात है। आगे क्या है? यूक्लिड का भाग लेमा या भाग एल्गोरिदम की बात करेंगे। तो ये क्या होती है? तो कह रहा है कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए एक ऐसे अद्वितीय पूर्णांक Q और R मिलते हैं जो क्या होते हैं? जिसके लिए A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी संतुष्ट होते हैं। अर्थात कहने का अर्थ हुआ कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए ऐसे अद्वितीय पूर्णांक Q और R प्राप्त होंगे, जिसके लिए क्या होता है? A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी संतुष्ट होते हैं। Q को क्या कहते हैं हम लोग? Q क्या होगा? भागफल हो गया, और R क्या हो गया? शेषफल हो गया। भागफल Q क्या होगा? भागफल हो गया, और R इक्वल टू शेषफल हो गया। अर्थात इस तरह देखा जाए तो A क्या हो गया? भाज हो गया। A क्या होगा? भाज हो गया। B क्या होगा? भाजक होगा। और Q क्या होगा? भागफल हो जाएगा, और R क्या हो जाएगा? शेषफल हो जाएगा। अर्थात भाज इक्वल टू भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है। यही आपका क्या है? यूक्लिड का भाग लेमा या भाग एल्गोरिदम है। इन्हीं के सहायता से हम क्या करेंगे? आगे चैप्टर में महत्तम समवर्तक ज्ञात करेंगे। आगे चैप्टर में क्या करेंगे? महत्तम समवर्तक ज्ञात करेंगे, और उस महत्तम समवर्तक और दो पूर्णांकों की सहायता से हम लोग एलसीएम भी ज्ञात करेंगे। तो आगे हम देखते हैं। तो आइए हम लोग आगे महत्तम समवर्तक के बारे में जानते हैं कि महत्तम समवर्तक क्या होता है और उसको हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखते हैं कि महत्तम समवर्तक जो होता है, जिसको हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के नाम से जानते हैं, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं, और उसको संक्षेप में एचसीएफ भी कहा जाता है। उसको संक्षेप में एचसीएफ भी कहते हैं। अर्थात कहा जाए कि महत्तम समवर्तक के बारे में कहा जाए तो दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी की बात करें तो ए और बी का महत्तम समवर्तक जो होता है वह बड़ा से बड़ा संख्या होता धनात्मक पूर्णांक होता है, जो क्या करे? ए और बी दोनों को पूरा प्रभावित कर दे। अर्थात कहा जाए कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी का महत्तम वह बड़ा से बड़ा संख्या होगा, जो क्या होगा? ए और बी को पूरी विभाजित करे, पूरा क्या करेगा? विभाजित कर देगा। तो उसी संख्या क्या कहते हैं हम लोग? उन दोनों संख्याओं का महत्तम समवर्तक कहते हैं, और उसको क्या कहते हैं? एचसीएफ ए बी द्वारा सूचित करते हैं। कैसे द्वारा सूचित करते हैं? एचसीएफ ए बी के द्वारा हम लोग सूचित करते हैं। तो आगे हम लोग इस प्रकार से क्या हुआ? आप लोग का लेक्चर जो है 2 समाप्त हुआ, और इसके साथ ही क्या होता है? डिफिनेशन की समाप्ति भी हो गई। कल से हम लोग एक्सरसाइज के बारे में देखेंगे कि एक्सरसाइज में कैसा कैसा क्वेश्चन दे रहा है, और उसको उनका पूर्ण विस्तार से पढ़ेंगे। और ये समझो बच्चों कि मैथ जो होता है, मैथ को पहले आप लोग भारी मानकर मत चलो। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं मैथ के नाम सुनते ही काफी डर जाते हैं। तो मैथ कोई डरने वाला चीज नहीं है। क्यों नहीं है? कि मैथ में पूरा से पूरा देखा जाए तो हर एक लाइन जो होते हैं उसके ठीक ऊपर लाइन को देखकर ही लिखा जाता है। कि वह शुरुआत में स्टार्टिंग में किसी क्वेश्चन को जब हम शुरुआत करते हैं बनाना शुरू करते हैं, उस समय थोड़ा सा अपना माइंड डालते हैं कि क्वेश्चन किस ढंग से चलेगा।
इसके बाद होता क्या, उसको सोल्व करते समय हम ऊपर की लाइन देखते हैं और नीचे लिखते जाते हैं। एक प्रकार से क्या होता है, क्रमबद्ध प्रक्रिया के द्वारा हम लोग लिखते हैं। तो ये मैथ से घबराने की बात नहीं है, मैथ का तो बहुत ही ईजी होता है और इसको हम लोग खेल खेल में पढ़ते हैं। मैथ को हम लोग क्या करेंगे, खेल खेल में पढ़ेंगे ताकि अच्छी तरह से मैथ सीख जाओ आप लोग और उसको एग्जाम में क्या हो, अच्छा से अच्छा अंक प्राप्त कर सके। इतना इतना पर हम अपना लेक्चर 2 क्या करें, समाप्त करते हैं। कल लेक्चर 3 में क्या करेंगे, वास्तविक संख्याओं के क्वेश्चन के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, थैंक यू।